प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 10वें चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान और भार। कि हम ये समझेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, इन दोनों में अंतर भी हम देखेंगे। उसके बाद जो है गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है वो किस तरह से जो है वो चेंज होता है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद जो है अगला हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी के भार के साथ हम तुलना करेंगे कि यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार मान लेते हैं कि 6 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भार उसका 1 ही किलोग्राम रह जाता है। क्यों रह जाता है, उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। और फिर इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित हमारे एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक पेन है और इसका द्रव्यमान हम देखना चाहते हैं कि इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो इस वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा जो होती है ना, क्या है, पदार्थ की मात्रा, वही क्या कहलाती है, इस वस्तु का द्रव्यमान। जैसे मान लिया पेन है, इस पेन के अंदर कितना प्लास्टिक लगा हुआ है, कितना इसमें स्टील लगा हुआ है, कितनी इसके अंदर इंक है, सभी टाइप के पदार्थ की जो टोटल मात्रा जो है वो इस वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। ठीक, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ का परिणाम या पदार्थ की मात्रा जो है क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं किसी वस्तु के जड़त्व का माप जो है वो क्या है, द्रव्यमान है। जड़त्व का अर्थ तो समझते ही हैं कि किसी वस्तु की वो प्रॉपर्टी, किसी वस्तु का वो गुण जिसके कारण ये अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी अपनी स्थिर अवस्था या गतिमान अवस्था को अपने आप बदलना पसंद नहीं करती, वस्तु का वो गुण जो है क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही उसका जड़त्व अधिक होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जड़त्व का माप जो है वो क्या है, द्रव्यमान होता है। ठीक, तो ये दोनों ही इसकी परिभाषाएं हैं, आपने याद रखनी है। और अब द्रव्यमान के बारे में खास बात देखिए कि द्रव्यमान को मापते किस में है। द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम है। ठीक, तो अब इसके अलावा ये देखिए कि द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है। इसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लिया इस पेन का मैंने द्रव्यमान बता दिया कि जो है इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि 10 ग्राम है। ठीक, तो इस 10 ग्राम की दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये परिणाम ही काफ़ी है। ठीक, जो अस्थायी मात्रक है वो किलोग्राम है, छोटे मात्रक जो इसके ग्राम वगैरह भी हम ले लेते हैं। ठीक, लेकिन ज़्यादातर जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसमें कैलकुलेशन में जो है इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करके ही हमारी सारी कैलकुलेशन करेंगे। और ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती, इसका मात्रक जो किलोग्राम होता है। अगला देखिए कि द्रव्यमान जो है वो हर जगह समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो हर जगह समान होता है। कहने का अर्थ ये है कि इस पेन का द्रव्यमान अगर यहाँ पर 10 ग्राम है पृथ्वी पर, और इसको अगर आप मून पर भी ले जाओगे, चंद्रमा पर भी ले जाओगे, तो भी इसका द्रव्यमान कितना रहना है, 10 ग्राम ही रहेगा। द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होता कभी भी। ठीक, और द्रव्यमान को हम m के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे इस पेन का द्रव्यमान हमें दर्शाना हो तो m बराबर 10 ग्राम, इस तरह से हम दर्शाते हैं। ठीक, और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं होता किसी भी वस्तु का द्रव्यमान। उसमें कुछ न कुछ, अगर कोई वस्तु है तो उसके अंदर द्रव्यमान होगा ही होगा। ठीक, और द्रव्यमान को मापते किससे हैं, भौतिक तुला से मापते हैं। भौतिक तुला का मतलब इस तरह का आपने तो इस तरह का पेन बैलेंस आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, ये
द्रव्यमान को मापने के काम आता है। अब आइए आगे समझते हैं कि भार क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो द्रव्यमान और भार दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन वास्तव में सेम नहीं होते, बहुत अंतर होता है इनमें। ध्यान से देखिए। अब हम भार की बात कर रहे हैं कि ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी, एक छोटा सा पार्ट इसका मैं बना देता हूँ, ठीक। और ये पृथ्वी के नज़दीक कोई भी एक वस्तु है, ठीक। और ये हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। और कौन से बल के द्वारा आकर्षित करती है वो हम जानते ही हैं, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित करती है। तो जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह बल जो है वही क्या है, उस वस्तु का भार है, ठीक। तो यहाँ से एक बार फिर से समझिए कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह बल क्या है, भार है, ठीक। अगर पृथ्वी किसी वस्तु पर ज़्यादा बल लगा रही है, इसका मतलब उसका भार ज़्यादा है, और कम लगा रही है तो उसका मतलब उसका भार कम है। तो अब आप यहाँ से समझ गए ना कि भार क्या है। भार तो है एक बल, जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, वह बल क्या है, उस वस्तु का भार है। और उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की मात्रा है। क्या है, पदार्थ की मात्रा। उस वस्तु में पदार्थ की मात्रा कितनी है, वो उसका द्रव्यमान है। तो यहाँ से आपको देखो एक क्लियर अंतर पता लग गया कि भार तो क्या है, एक बल है, और द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की मात्रा है, ठीक। और अब भार के बारे में और बातें जानने से पहले आपको एक फार्मूला याद दिलवा देता हूँ, जो हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था, बल बराबर द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो द्रव्यमान को हम क्या किससे लिखते हैं, m से, और त्वरण को हम लिखते हैं a से, ठीक। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु है, और यहाँ पर त्वरण कितना पैदा होगा इसमें। अगर ये पृथ्वी के सतह के नज़दीक है और ये अगर पृथ्वी की तरफ गिरेगी, तो इसमें त्वरण कितना पैदा होगा, g पैदा होगा, ठीक। अगर ये कुछ ऊंचाई पर रखी हुई है तो भी इसके अंदर त्वरण तो है ही, ठीक। तो इस वस्तु का जो भार है वो हम किस तरह से लिखेंगे। भार को हम लिखते हैं W से, W4 वेट होता है, वेट मीन्स भार। भार बराबर, भार क्या, बल है, बल है तो द्रव्यमान गुणा में त्वरण, द्रव्यमान गुणा में त्वरण, mg के बराबर जो किसी वस्तु का क्या होता है, भार होता है, ठीक। अब जो इसका मात्रक है, भार का मात्रक, अगर असाई मात्रक देखें तो भार क्या है, द्रव्यमान, बल ही तो है, भार क्या है, एक किस्म का बल ही तो है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो भार का मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक। अब देखिए भार के बारे में खास बातें देखिए कि भार जैसे मैंने आपको बताया किसके बराबर है, m गुणा जी के इक्वल है। तो जी का मान जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे जी का मान पृथ्वी पर कुछ और है, चंद्रमा पर कुछ और है। और अगर आप पृथ्वी के केंद्र पर चले जाओगे, केंद्र पर जी का मान क्या है, 0 है, ठीक। तो पृथ्वी के केंद्र पर प्रत्येक वस्तु का वेट जो है, भार जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके अलावा जी की वैल्यू पृथ्वी की सतह पर मैक्सिमम होती है, और जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो किसी वस्तु का वेट जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर कम होता है, पृथ्वी की सतह पर मैक्सिमम होता है, नीचे आप जाओगे फिर कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु का भार जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है।
लेकिन द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक। और भार क्या है, एक किस्म का बल तो है। भार क्या है, बल है। और बल कैसी राशि होती है आपको पता है, सदिश राशि होती है। ठीक। और इसको मापने के लिए आप कमानीदार तुला का यूज करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। क्या आपने एक ऐसा बैलेंस देखा होगा जो इस तरह से यूं लटका हुआ होता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से ग्रिप सपोर्ट के साथ ऐसे स्प्रिंग होता है। ठीक है। और जिस वस्तु का भार हमें मापना हो उस वस्तु को यहाँ पर हम इस तरह से लटका देते हैं। ठीक। इसके लटकाने से स्प्रिंग क्या है, फैलेगा। और यहाँ पर एक स्केल लगी हुई होती है रीडिंग के लिए, और एक पॉइंटर लगा होता है। तो इस वस्तु का जितना भार होता है उसी अंक पर जो है ये पॉइंटर आ जाता है, और हमें पता लग जाता है कि इस वस्तु का भार जो है वो कितना है। ये क्या है, कमानीदार तुला है। अब आपने एक काम करना है, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दुकान हो ना, वहाँ पर ये वेट तोलने के लिए इस तरह से जो है अलग अलग वेट यूज़ करते हैं, बट्टे जिसको हम साधारण भाषा में कह देते हैं, इस तरह के बट्टे यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके पिछली साइड तो इस तरह से एक सिंपल सा निशान होता है, लेकिन उसके आगे की तरफ अगर आप देखोगे ना तो इस तरह से कुछ लिखा होगा कि 1 किलोग्राम वेट। ठीक। तो ये 1 किलोग्राम का, अगर आप 1 किलोग्राम वेट जिसको हम सीधी आम तौर पे जो देसी भाषा उसमें ये कह देते हैं कि 1 किलो का बट्टा है भाई। ठीक है। तो उस पर आप लिखा हुआ देखना, आपको 1 किलोग्राम वेट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो आप कहोगे सर कि ये ना तो द्रव्यमान की इकाई है, द्रव्यमान की होती तो इस पर सिर्फ 1 किलोग्राम लिखा हुआ होना चाहिए था। अगर ये भार की है तो इस पर कुछ न्यूटन में लिखा होना चाहिए था। तो ये 1 किलोग्राम वेट क्यों लिख दिया। तो वास्तव में जो भार जो होता है ना, भार की दो तरह की इकाइयाँ होती है। एक तो होती है एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट, यूनिट मीन्स इकाई। ठीक है। और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक। इनकी हिंदी में बताता हूँ आपको। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरपेक्ष, निरपेक्ष। ठीक। और ग्रेविटेशनल का मतलब होता है गुरुत्वीय। एक तो निरपेक्ष मात्रक होता है इसका, ठीक है, और एक गुरुत्वीय मात्रक होता है। ठीक। जो निरपेक्ष असाई मात्रक है इसका, वो तो है न्यूटन, भार का। ठीक। बल वाला यूज करते हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल यूनिट है, जहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव होता है, उस मात्रक को हम गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। और भार का जो गुरुत्वीय मात्रक है वो 1 किलोग्राम वेट होता है। ठीक। तो 1 किलोग्राम वेट, अब क्योंकि दोनों भार की तो मात्रक 1 किलोग्राम वेट और न्यूटन, तो इन दोनों में कोई ना कोई संबंध तो जरूर मिलेगा। 1 किलोग्राम वेट और न्यूटन के अंदर कुछ न कुछ संबंध तो जरूर मिलेगा। तो अब आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है ना वो यही है, कहता है कि 1 किलोग्राम भार यानी 1 किलोग्राम वेट को परिभाषित कीजिए, वह इसका न्यूटन से संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए 1 किलोग्राम वेट को हम उसके फार्मूले से डिफाइन कर देते हैं। वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम गुणा में जी के बराबर होता है। तो अगर मास क्या हो किसी वस्तु का 1 किलोग्राम हो और जी कितना हो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो अब देखिए फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हम 1 किलोग्राम वेट को परिभाषित कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम भार जो है वो क्या होता है कि यदि 1 किलोग्राम की वस्तु में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा होता है, तब उस वस्तु पर लगने वाला बल या उसका भार जो है वो क्या है, 1 किलोग्राम वेट है। ठीक है। कि यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की
वस्तु में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा होता है, तो उस वस्तु पर लगने वाला बल जो है 1 किलोग्राम वेट होगा। ठीक, ये सिंपल सी परिभाषा आप इसी सूत्र से ही निकाल सकते हो, या इसको और भी सिंपल आप बना सकते हो कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल जो है वो किसके बराबर है, 1 किलोग्राम वेट के बराबर है। ठीक, अब हमारा मेन क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम भार तथा न्यूटन के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए 1 किलोग्राम वेट अभी हमने बताया किसके बराबर है, 1 किलोग्राम गुणा में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब 9.8 गुणा में 1 किलोग्राम गुणा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 किलोग्राम गुणा में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है, न्यूटन के बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो 1 किलोग्राम वेट से 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक, तो 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन होता है। ये रिलेशन आपने याद रखना है। ठीक है, और ये आपको ड्राइव करना भी आना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अब आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। और ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जितना भार पृथ्वी पे होता है उसका 1/6 हिस्सा होता है। यानी पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु 60 किलोग्राम की है तो उसका 1/6 यानी चंद्रमा पर वह सिर्फ 10 किलोग्राम की ही मिलेगी। ठीक, सेम टू सेम वही वस्तु अगर आप चंद्रमा पर ले जाते हो तो उसका भार कितना मिलेगा आपको, 10 किलोग्राम। स्प्रिंग बैलेंस से ही तोलना आपने। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है उस चीज़ को हम देखते हैं। उसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये तो है पृथ्वी। ठीक, ये क्या है, पृथ्वी है, और ये है चंद्रमा। ठीक, तो अब हम तो देखिए ये मैंने आपको क्या बताया, पृथ्वी, और ये बताया मैंने आपको चंद्रमा। ठीक, अब इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूँ R1 है। कितनी है, R1, और इसकी जो त्रिज्या है वो R2। ठीक, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M1 और चंद्रमा का है वो कैपिटल M2 है। ठीक, अब मैं लेता हूँ कोई भी एक वस्तु, जैसे मान ली मैंने ये वस्तु ले ली। ठीक, इस वस्तु का मैंने पृथ्वी पर भार देखना है और सेम टू सेम ये वस्तु जो उठा करके मैं चंद्रमा पर ले जाऊं तो इस वस्तु का मैंने चंद्रमा पर भार देखना है। ठीक, फिर दोनों को कंपेयर करना है और इस वस्तु का द्रव्यमान मान लेता हूँ m है। और द्रव्यमान देखो चेंज नहीं होना, इसको चाहे कहीं ले जाओ यूनिवर्स में द्रव्यमान सेम रहेगा। जब पृथ्वी पे m है तो द्रव्यमान तो चंद्रमा पर भी m रहेगा। अब पृथ्वी पर भार का मतलब है कि पृथ्वी इस वस्तु को अपने केंद्र की तरफ किस बल से खींचेगी, वो बल हमें देखना है। और वो बल मान लेता हूँ मैं क्या है, F1 मान लेता हूँ उसको। क्या मान लेता हूँ, F1। और यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा देता हूँ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर ये दो वस्तुएं हैं, पहली का द्रव्यमान M1 है,
दूसरे का द्रव्यमान m है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, r1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r1 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक भी क्या रहेगी, r1 ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाते हैं। g पहली वस्तु का द्रव्यमान, पहली वस्तु यहाँ पर क्या है, पृथ्वी, गुणा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान जिस वस्तु का हम भार माप रहे हैं, डिवाइड बाय इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी यानी r1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया पृथ्वी पर इस वस्तु का भार, क्योंकि ये बल है, ये इसके भार के बराबर ही तो है। इसी तरह से मैं चंद्रमा की बात कर लेता हूँ, और चंद्रमा पर इस वस्तु का जो भार है उसको मैं F2 का नाम दे देता हूँ, और ये भी होगा Gm2 पहली वस्तु गुणा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान डिवाइड बाय इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी यानी r2, और फिर इसका स्क्वायर। ठीक, अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है कि एक को दूसरे से भाग कर देते हैं, यानी हम F2 डिवाइड बाई F1 ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं। F2 डिवाइड बाई F1 करेंगे तो ये आ जाएगा F2 है ना, F2 ये वाला लेंगे, F2 लिख देंगे पहले M2 M बाई R2 स्क्वायर, भाग में ये वाला Gm1 M बाई R1 स्क्वायर। ठीक, तो अब आगे देखिए यहाँ पर Gm2 M बाई R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए भाग को जब आप गुणा में चेंज करोगे तो आगे वाले जो है अंश का हर का अंश बन जाएगा Gm इंटू स्मॉल m। ठीक, अब इतना होने के बाद देखिए कि कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, ये M2 बाई ये M1 था ना, देखो पलटा तो ये M1 पहले लिखना भूल गए थे, M2 बाई M1 इंटू R1 बाई R2, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, तो इकट्ठा स्क्वायर लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, अब आपको एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि M1 बराबर 100 गुणा में M2 है लगभग, यानी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान का लगभग 100 गुना है। ठीक, और जो R1 है वो किसके बराबर है, R1 यानी पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या से 4 गुनी है, ये 4R2 के बराबर है, यानी चंद्रमा की त्रिज्या की 4 गुना है। तो ये वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो M2 को तो मैं M2 ही रखता हूँ, और यहाँ पर M1 को जो है मैं 100 M2 कर देता हूँ, गुणा में R1 को मैं 4R2 कह देता हूँ, डिवाइड बाई R2 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक, R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 1/100 गुणा में 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 बटे में 1। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 16/100, 16 छिके 96। अब क्योंकि ये हम लगभग मान ले रहे हैं, एग्जैक्ट मान नहीं ले रहे हैं, अगर एग्जैक्ट लेते तो ये लगभग 1/6 ही आता, और अब भी लगभग 1/6 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि F2 बाई F1 बराबर 1/6, F2 बाई F1 बराबर 1/6।
तो अगर F1 6 है तो F2 1 है, या फिर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि F2 अनुपात F1 बराबर 1:6। ठीक। अब देखिए कि F1 क्या है, पृथ्वी पर वस्तु का भार, और F2 क्या है, चंद्रमा पर पृथ्वी का भार। ठीक। तो इनका अनुपात कितना आ गया, 1:6। यही तो हमें सिद्ध करना था। अब आगे देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला तो है पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की शेप। पृथ्वी की शेप पूरी तरह से गोल ना होकर के क्या है, अंडाकार है। अब देखिए जितना मैंने चित्र में दिखा रखा है इतनी अंडाकार भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर मैंने दो तरह के रेडियस बताए हैं। एक तो ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, पोल तक जो होता है, ध्रुवों तक होता है, इसको कहते हैं ध्रुवीय त्रिज्या। ठीक। इसको कौन सी त्रिज्या बोलते हैं, ध्रुवीय त्रिज्या। और यहाँ से लेकर के इस तरह से, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रेडियस। इक्वेटर्स को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है। तो इसको भूमध्य रेखीय त्रिज्या कहते हैं इसको। ठीक। तो इन दोनों त्रिज्याओं में 22 किलोमीटर का अंतर है। कितना अंतर है, 22 किलोमीटर का। ठीक। और अगर हम जी का सूत्र देखें ना, जी का सूत्र है ये। ठीक। जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम जी का मान देखें और एक यहाँ पर जी का मान देखें, तो देखो आर का अंतर आ गया ना। ठीक है। पहले जो कैलकुलेशन की थे, आर को लगभग 6400 किलोमीटर मानना था। ठीक है, 6400 किलोमीटर मानना था, लेकिन यहाँ पर आर थोड़ा सा कम है, यहाँ आर ज़्यादा है। अगर आर में अंतर आ गया तो सिंपल सी बात है, जी में तो अंतर आ ही आएगा। ठीक। अब मान लेते हैं कि कोई भिन्न है हमारे पास, अगर उसका हर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, उतनी ही छोटी होगी। जैसे एक 3/4 है, एक 3/5 है, तो इसका हर बड़ा है तो ये भिन्न छोटी है, और जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी है। तो अब देखो यहाँ पर ये छोटा है। ठीक। तो यहाँ पर जो छोटा है तो इसका मतलब यहाँ पर जी का मान अधिक होगा। ठीक। और यहाँ पर जी का मान कम होगा, क्योंकि ये बड़ा है तो हर बड़ा हो गया, हर बड़ा हो गया तो भिन्न छोटी, भिन्न छोटी तो इसका मतलब जी कम। तो हम ये कहेंगे कि जी एट पोल, पोल मीन्स कि ध्रुव, और जी एट इक्वेटर, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, कि पोल पर जी का मान अधिक है और इक्वेटर पर इसका मान कम है। ठीक। इसके बाद यही फार्मूला अगर हम लगाएं, तो अगर हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएं, ऊपर की ओर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे उतना ही पृथ्वी के केंद्र और वस्तु के केंद्र के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, यानी यहाँ पर आर बढ़ता जाएगा। फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इसके लिए, आर प्लस एच का स्क्वायर। तो जैसे जैसे एच बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, उतना ही यहाँ पर देखिए हर बढ़ता जाएगा और जी का मान कम होता जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर हम एच हाइट पे जी लें और एक जी लेते हैं इसके सरफेस पे, ठीक है, सतह पर लेते हैं, तो एच हाइट पे जो है आपको कम मिलेगा और सरफेस पे इसकी सतह पर जो है जी का मान आपको अधिक मिलेगा। ठीक। इसके अलावा अगर आप अर्थ के अंदर चले जाते हो, अंदर जाते तो इस अब ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला न लगने का कारण है कि मान लिया कि हम खड्डा खोद के और इतना अंदर घुस गए अर्थ के, यहाँ पे वस्तु रख दी। अब इसका अगर आप देखोगे ना जी, तो अब इतनी अर्थ का मास ही काम करेगा इसके ऊपर, इतना ही जो है इसको आपस में आकर्षण बल का काम करेगा। तो अब ये चीज़ भी तो कम कम होगी ना, इसका मास भी तो कम हो गया जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक। तो अब ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि जैसे जैसे हम, यहाँ दोबारा चित्र बना लेता हूँ, कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं जी का मान कम होता जाता है, और केंद्र पर जी का मान, केंद्र पर हमें
पृथ्वी के केंद्र पर हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अगर g का मान 0 हो गया तो वेट क्या होता है, m इंटू जी। तो प्रत्येक वस्तु का पृथ्वी के केंद्र पर वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ सोना खरीदता है। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ जाके उसने सोना खरीदा और वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को बेच देता है। यहाँ से सोना लाया और उसने बेचा कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा, यदि नहीं तो क्यों? तो क्या यहाँ वाला जो दोस्त है वो इसके भार से संतुष्ट होगा? तो वास्तव में देखो भाई, यहाँ पर तो जी का मान अधिक है, यहाँ पर तो जी का मान अधिक अभी समझाया, और दूसरी जगह जहाँ पर इसने सेल किया वहाँ पर जी का मान कम है, और द्रव्यमान तो सेम ही रहता है। इसका मतलब जो ध्रुवों पर जो भार है वो अधिक होगा और इक्वेटर पर इसका जो भार है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक, तो अब मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि एक बंदे ने यहाँ से सोना खरीदा और यहाँ ला के बेचा। अब कहता कि यहाँ पर जो मित्र बैठा है क्या उसके वेट से संतुष्ट होगा। अब मान लिया यहाँ से इसने सही तोल के इसको ला करके पकड़ा दिया, ले भाई मैं तोल के ले आऊँ, ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ वाला मित्र तोल लेगा तो वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा ना। कम मिलेगा तो संतुष्ट कैसे हो जाएगा बताओ। सिंपल सी बात है, यहाँ से अगले ने 1 किलोग्राम तोल लिया और यहाँ पर वेट क्या है, ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और यहाँ ला के तोल लेंगे तो 1 किलोग्राम से कम ही मिलेगा वो। ठीक है, अब आगे देखिए कि इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के केंद्र से 12,800 किलोमीटर की दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। अब जैसे पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता है आर कितना होता है, 6,400 किलोमीटर, और यहाँ पर आपको दे रखा है पृथ्वी के केंद्र से 12,800 किलोमीटर। ठीक, तो आपको यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है 6,400 का डबल क्या होता है, 12,800 होता है। तो जो नया जो डिस्टेंस है आर डैश, इसको मैं कह देता हूँ ये 2r के बराबर है। ठीक, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वैसे क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी कैपिटल M बाई आर स्क्वेयर होता है। अब देखो इस हाइट पर जाकर के मान लेते हैं जी का मान क्या हो जाता है, जी डैश हो जाता है। तो जी डैश किसके बराबर होगा, जी और M तो सेम रहेगा। अब आर डैश का स्क्वायर मीन्स कि 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को कंपेयर करना हो तो हम ये कहेंगे कि जी डैश बाई जी, कंपेयर करना हो तो यही करेंगे ना, जी एम बाई ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और इससे भाग देंगे तो ये r स्क्वायर ऊपर बाई जी एम नीचे, जी एम से जी एम कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/4। ठीक, तो पृथ्वी की सतह पर जी के मान का 1/4 हिस्सा इसका रह जाएगा। अब लास्ट में एक सिंपल सा क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, कि वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है, 10 न्यूटन। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना आएगा, वेट एट द सरफेस ऑफ मून कितना होगा। तो ये हमें पता है कि चंद्रमा पर जो वेट होता है वो पृथ्वी पर वेट का 1/6वां हिस्सा होता है। तो इसको मैं 10 न्यूटन बटे में 6 कर देता हूँ। ठीक है, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा
1.67 1.67 न्यूटन ही उसका चंद्रमा पर वेट होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस लेक्चर को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे जो है डिस्कस करें, जिसका नाम है प्रणव तथा दाब। कुछ एक बुक्स में इसको एक अलग चैप्टर के रूप में भी दर्शा रखा है, लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसी चैप्टर के अंदर इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा बायोनेंसी आता है, उत्प्लावन आता है और इन पर आधारित जो है कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी आते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हमारा 2 लेक्चर का काम रह जाता है। इसमें हमारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस वगैरह हो जाएंगे, सारा ये टॉपिक कवर हो जाएगा।